मुझे लगता है कि हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि भालू के हमले का शिकार होना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बुरी संभावित किस्मतों में से एक है। ये बात खास तौर पर तब और भी सच थी जब आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन ये कहानी उससे भी कहीं ज्यादा भयानक है। ये एक कुख्यात कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे दूर दराज के जंगलों में एक भालू ने बेरहमी से घायल कर दिया और फिर उसके साथियों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। चेतावनी के तौर पर, हालांकि इस वीडियो की घटनाएं क्षणिक और गैर वर्णनात्मक हैं, फिर भी ये काफी विचलित करने वाली है, इसलिए दर्शकों की विवेकशीलता की सलाह दी जाती है। ह्यू ग्लास की कहानी चैनल पर दिखाए गए अन्य किस्सों की तुलना में एक अनोखी होगी, जिन्हें आमतौर पर सटीकता के लिए अथक शोध के बाद और विभिन्न स्रोतों से संकलित किया जाता है। ह्यू के जीवन की कहानी शुरू करने से पहले और पूरी पारदर्शिता के हित में हमें यह स्पष्ट करना होगा कि इसका अधिकांश हिस्सा अप्रमाणित है और उनके बारे में जो विवरण हैं, वे तथ्य और कल्पना के बीच कहीं आते हैं। ह्यू के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है, उसका अधिकांश हिस्सा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से बताया गया है, जो स्वाभाविक रूप से अतिशयोक्ति और गलत पुनर्कथन के प्रति संवेदनशील होता है। इसके अलावा हाल के दशकों में उन्हें लोकप्रिय संस्कृति में इतनी अधिक बार दिखाया गया है कि अब असली और नकली को अलग करना लगभग असंभव हो गया है। ये शायद सबसे ज्यादा 2015 की पुरस्कार विजेता फिल्म द रेवेनेंट के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाता है, जिसमें ह्यू की भूमिका लियोनार्डो डिकैप्रियो ने निभाई थी। फिल्म की कहानी का अधिकांश हिस्सा ह्यू की कहानी से मिलता जुलता है, लेकिन फिल्म में कई विवरण अप्रमाणित, अनिश्चित या पूरी तरह से गलत हैं। तो इस कहानी को बताने के लिए मैं निश्चितताओं के साथ बोलूंगा, लेकिन हर बात को थोड़ी सावधानी के साथ लें। जहां उपयुक्त होगा वहां मैं कुछ घटनाओं के विभिन्न रूप भी प्रस्तुत करूंगा, ताकि उस व्यक्ति के पीछे की कथा और कथा के पीछे के व्यक्ति की पूरी तस्वीर सामने आ सके। तो ये सब कहने के बाद, संभवतः उनका जन्म 1783 के आसपास पेंसिल्वेनिया के स्क्रैंटन में आयरिश माता पिता के घर हुआ था, और उनके बचपन, परवरिश या युवावस्था के बारे में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं है। किंवदंती की शुरुआत 1830 के दशक की शुरुआत में होती है, जब कुछ स्रोतों के अनुसार उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बेटों को छोड़कर टेक्सास के तट पर एक समुद्री कप्तान के रूप में नई जिंदगी शुरू की थी। 1816 में उनके जहाज पर कुख्यात समुद्री डाकू कप्तान जीन लाफिट के नेतृत्व में समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया था, और इसके बाद ह्यू और उनके एक कर्मचारी को 2 विकल्प दिए गए, या तो वे उनके साथ मिलकर समुद्री डाकू बन जाएं या फिर दर्दनाक मौत झेलें। इस विकल्प पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, और इसके बाद ह्यू ने लगभग 2 साल तक लाफिट के लिए लूटपाट, डकैती, चोरी और हत्या की, जब तक कि वे 1818 में भाग नहीं निकले। इसके बाद एक साथी के साथ ह्यू ने सफलतापूर्वक गैल्वेस्टन द्वीप से मैक्सिको की खाड़ी के उथले पानी को पार करते हुए मुख्य भूमि टेक्सास तक का सफर तय किया, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। ह्यू और उनके साथी फिर उत्तर की ओर बढ़े, और इस दौरान वे उन इलाकों से गुजरे जो कुछ सबसे शत्रुतापूर्ण मूल अमेरिकी जनजातियों के अधीन थे। उदाहरण के लिए कर्णकावा जनजाति, जो टेक्सास के तटीय क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में फैली थी, नरभक्षण के लिए जानी जाती थी, लेकिन ह्यू और उनके साथी उस इलाके से बिना पकड़े निकलने में सफल रहे। जैसे जैसे वे और उत्तर की ओर बढ़े, वे कोमांचे और क्यूवा जनजातियों के क्षेत्र में भी प्रवेश कर गए। वे उनसे भी सफलतापूर्वक बच निकले, लेकिन अंततः उन्हें पावनी जनजाति ने पकड़ लिया, जो अब कंसास राज्य में है। पावनी जनजाति नरभक्षी के रूप में नहीं जानी जाती थी, लेकिन वे मानव बलि की प्रथा जरूर करते थे। अधिकतर मामलों में इसमें एक युवा बंदी महिला को एक समारोह के केंद्रीय पात्र के रूप में शामिल किया गया था, जिसे मॉर्निंग स्टार रिचुअल के नाम से जाना जाता है। इस मामले में युवा महिला की जगह पौनी लोगों ने ह्यू और उसके साथी का उपयोग करने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत उसके साथी से की गई। फिर उन्होंने उस आदमी को एक खूंटे से बांध दिया और उसकी त्वचा में चीड़ की लकड़ी की पतली छड़ें गाड़ दी, फिर उन्हें आग लगा दी। जब ये छड़ें मोमबत्ती की बाती की तरह जलने लगीं, तो उसका साथी आग की लपटों में गिर गया, जब तक कि कुछ भी शेष नहीं रहा। ह्यू को यह स्पष्ट था कि अब अगला नंबर उसका ही है, और भागने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी। इसलिए सरदार को खुश करने और शायद अपनी जान बचाने की उम्मीद में ह्यू ने अपनी जेब से सिनाबार नामक एक खनिज की बोतल निकाली और उसे सरदार को भेंट कर दी। उस समय सिनाबार का आमतौर पर लाल युद्ध रंग, मेकअप और मिट्टी के बर्तनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इसके बाद सरदार को ह्यू तुरंत पसंद आ गया, अविश्वसनीय रूप से। इसके बाद ह्यू का समुदाय में स्वागत किया गया और वह 4 साल तक पावनी लोगों के साथ रहा। उसके बाद वहां से चला गया। अब तक ह्यू को हमेशा अत्यंत साहसी, निडर और बुद्धिमान बताया गया था, लेकिन उसे जंगली में जीना और फलना फूलना पावनी लोगों ने ही सिखाया। जब वह आखिरकार 1822 में जनजाति से निकला, तो उसे एक विज्ञापन मिला जिसमें मिसौरी नदी के किनारे फर व्यापार अभियान के लिए जनरल विलियम हेनरी एशले के साथ 100 लोगों की आवश्यकता बताई गई थी। अगले साल तक ह्यू ने एशले की 100 के नाम से जानी जाने वाली टीम में शामिल नहीं हुआ, और वह उनके साथ मिसौरी नदी के किनारे 1500 मील से भी अधिक दूर बीवर की खालों की तलाश में निकल पड़ा।
इसके बाद कई महीनों तक वे लोग अपनी नावों को धारा के विपरीत चलाते रहे और लगातार शत्रुतापूर्ण मूल अमेरिकी जनजातियों से संभावित मुठभेड़ को लेकर सतर्क रहे। फिर जो आज का साउथ डकोटा है, वहां एशले की सॉ ने अरिकारा जनजाति के क्षेत्र में प्रवेश किया, जो एक ऐसी जनजाति है जिसने पश्चिम की ओर अपनी यात्रा में लुईस और क्लार्क की कहानी में भी भूमिका निभाई थी। लुईस और क्लार्क ने 1804 में अरिकारा से प्रसिद्ध रूप से मुलाकात की थी और उन्हें वॉशिंगटन डीसी में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए राजी किया था, जो उन्होंने अगले साल किया। दुर्भाग्यवश वॉशिंगटन में रहते हुए अरिकारा प्रमुख की मृत्यु हो गई और जनजाति ने इसके लिए बसने वालों को दोषी ठहराया। उसके बाद से अरिकारा अपने क्षेत्र से गुजरने वाले बसने वालों के लिए एक हिंसक खतरा बन गए। कम से कम ये ऐसी बात थी जिसे कई बार देखा गया था। इसके अलावा यह जनजाति कई अन्य जनजातियों की तरह नदियों और नालों के पास बसी थी, इसलिए जब एशले की 100 लोग नदी में नाव चलाते हुए आए तो वे अंततः एक गांव में पहुंच गए। हालांकि अप्रत्याशित रूप से जनजाति ने अभियान का स्वागत किया और दोनों पक्षों के बीच कई व्यापारिक सौदे हुए। हालांकि व्यापार पूरा होते ही अरिकारा ने एशले के 100 लोगों पर हमला कर दिया और 12 को मार डाला तथा 1 दर्जन और को घायल कर दिया, जिनमें ह्यू भी शामिल था। फिर भी समूह बच निकला और भागने के 3 महीने बाद मिसौरी नदी के किनारे किनारे चलते हुए बचे हुए लोग सूखी जमीन पर आ गए और 300 मील पैदल चलकर एक फर ट्रेडिंग किले तक पहुंचे। हालांकि वे अब भी अरिकारा के क्षेत्र में ही थे, इसलिए दल को बहुत सावधानी और चुपचाप रहना पड़ा ताकि पकड़े न जाएं। साथ ही जीवित रहने के लिए उन्हें हर 1-2 दिन में एक हिरण या भैंस का शिकार करना पड़ता था और बंदूक की आवाजें मीलों दूर तक सुनाई देती थी। इसीलिए अनिवार्य रूप से जून 1823 में दल पर एक बार फिर अरिकारा ने हमला कर दिया, जिससे उनकी संख्या और भी कम हो गई। 2 बार हमले से बच चुके ये लोग आखिरकार फोर्ट कियोवा पहुंचे, जहां उन्होंने फिर से संगठित होने और आराम करने का फैसला किया। वहां ठहरने के दौरान दल में एंड्रयू हेनरी नामक एक व्यक्ति शामिल हुआ, जो एशली का अभियान साथी था, और उसे एक छोटे समूह का नेतृत्व सौंपा गया, जिसे येलोस्टोन नदी की ओर पश्चिम भेजा गया। ह्यू भी इस समूह में था और जब वे लोग अब के साउथ डकोटा में ग्रैंड नदी के संगम पर पहुंचे तो वे आपस में बंट गए। शिकार की तलाश में निकलना। फिर जब ह्यू धीरे धीरे जंगल में चल रहा था, वह एक पेड़ के पास पहुंचा और अचानक एक ग्रिजली भालू और उसके 2 शावकों को चौंका दिया। ह्यू की राइफल एक दौड़ते हुए भालू को गिराने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी, लेकिन उसके पास गोली चलाने का समय भी नहीं था। जब मादा भालू उसके पास पहुंची तो उसने ह्यू के गले पर पंजा मारा और अपनी जबड़े उसकी गर्दन के पीछे जकड़ ली। फिर उसे उठाकर इधर उधर घुमाने लगी। अब आगे क्या हुआ इस पर बहस हो सकती है और मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। ये जितना संभव हो सके संक्षिप्त और बिना विवरण के है, लेकिन ह्यू की चोटें फिर भी बहुत गंभीर थीं। कहानी के एक संस्करण में भालू ह्यू पर हमला करता रहा, इससे पहले कि ह्यू ने खुद भालू को मार डाला। एक अन्य संस्करण में ह्यू ने मदद के लिए चिल्लाया और बाकी लोग आ गए और भालू को मार डाला। सच्चाई चाहे जो भी हो, ह्यू पर निश्चित रूप से भालू ने हमला किया था और वह बेहद बुरी हालत में था, क्योंकि उसकी चोटों का दूसरों द्वारा अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण और विवरण किया गया था। भालू के हमले के कारण उसकी गर्दन पर एक ऐसा घाव हो गया था जो इतना गंभीर था कि जब वह सांस छोड़ता था तो उसकी सांस उस घाव से बाहर निकलती दिखती थी। उसके शरीर के चारों ओर भी बड़े बड़े घाव थे, जिनमें उसकी खोपड़ी भी शामिल थी, और उसकी पीठ पर एक और घाव इतना गहरा था कि उसकी पसलियां दिखाई दे रही थीं। और भी डरावनी बात यह थी कि वे जिस जगह पर थे वह इतनी दूर दराज थी कि सबसे नजदीकी बस्ती वही किला था जहां वे रुके थे, जो सैकड़ों मील दूर था। अगर कहीं और भी कोई जगह पास में होती, तब भी समूह के अन्य सदस्यों को यह साफ था कि ह्यू ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। वह होश में था, लेकिन उसकी सांसें भारी थीं और वह बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा था। हालांकि दूसरों के आश्चर्य के लिए ह्यू पहली रात और उसके बाद के कुछ दिनों तक जीवित रहने में कामयाब रहा, लेकिन वे अब भी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि यह सिर्फ समय की बात है कि वह अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देगा। चूंकि वह उनकी उम्मीद से ज्यादा समय तक जीवित रहा और उन्हें अपनी यात्रा भी जारी रखनी थी, एंड्रयू ने कुछ लोगों से कहा कि वे एक अस्थायी स्ट्रेचर बना लें ताकि वे ह्यू को तब तक उठाकर ले जा सकें जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इससे उनकी गति काफी धीमी हो गई और कुछ दिनों तक कठिन इलाके में उसे ढोने के बाद एंड्रयू ने 2 लोगों से कहा कि वे ह्यू के साथ वहीं रुक जाएं जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, जबकि बाकी लोग आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जो भी स्वयं सेवक बनता उसे अतिरिक्त पैसे मिलते। एक व्यक्ति जिसका नाम जॉन था आगे आया और उसके ठीक पीछे एक और व्यक्ति था जिसका नाम जिम था, जो सिर्फ 19 साल का था। उसने ह्यू के प्रति सम्मान दिखाने के लिए रुकने का फैसला किया और वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसे उचित दफनाया जाए। इसके साथ ही बाकी लोग अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, जबकि दोनों स्वयंसेवकों ने ह्यू की कब्र खोदना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में जॉन और जिम किसी तरह ह्यू के गले में बने छेद के पार उसे थोड़ा पानी पिला पाए, लेकिन पहले कुछ दिनों में वह ज्यादातर समय होश में आता जाता रहा। फिर उसे तेज बुखार हो गया और ऐसा लगने लगा कि उसका अंत निकट है।
कहानी के एक संस्करण के अनुसार बुखार जॉन के लिए यह संकेत था कि उनका काम पूरा हो गया है। इसलिए जॉन और जिम ने ह्यू की राइफल, चाकू, चकमक पत्थर, बारूद और अन्य सामान जो अब उसे जरूरत नहीं थे इकट्ठा किए और जल्दी से उस दिशा में चल पड़े जहां बाकी समूह कुछ दिन पहले गया था। एक अन्य विवरण में जॉन और जिम पर अरिकारा योद्धाओं ने हमला कर दिया और उन्हें भागना पड़ा। साथ ही वे ह्यू की राइफल भी अपने साथ ले गए। हालांकि विद्वानों के अनुसार पहला संस्करण कहीं अधिक संभावित माना जाता है। धुंधली अवस्था में भी ह्यू ने उन आदमियों की बात सुनी और जाना कि वे उसे मरता छोड़ गए हैं। कुछ दिनों बाद ह्यू का बुखार उतरा और वह सचेत हो गया। ये स्पष्ट नहीं कि क्यों, पर जो राइफल वे ले गए थे वह ह्यू के लिए भावनात्मक थी और उसने उसे वापस पाने का ठान लिया। जब वह कर सका तो आखिरकार उसने नीचे देखा और अपनी चोटों का जायजा लिया और यह देखकर वह जरूर डर गया होगा कि वह असल में सड़ रहा था। उसकी चोटें संक्रमित थीं और उनमें कीड़े, मैगट्स भरे हुए थे। अब जितना परेशान करने वाला यह है, कुछ परिस्थितियों में यह वास्तव में बेहतर भी हो सकता है, क्योंकि ये कीड़े संक्रमित ऊतक को खा जाते हैं और घाव को भरने में मदद करते हैं। इसलिए घाव को साफ करने के बजाय उसने उसे वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद जहां उसे छोड़ा गया था उसके पास ही एक बफेलो बेरी की झाड़ी थी, जिससे उसने कुछ बेरी तोड़ने में कामयाबी पाई। फिर उसने उन छोटी छोटी बेरियों को पीसकर पेस्ट बना लिया और उसे झरने के पानी में मिलाकर गटक लिया। कुछ दिन बाद उसने देखा कि एक रैटल स्नेक उसकी ओर आ रहा है और जब वह काफी पास आ गया तो ह्यू ने उसे कई बार पत्थर से मारा। फिर जहरीला सिर हटाने के बाद, क्योंकि वह अभी भी ज्यादा हिलडुल नहीं सकता था और आग जलाने के लिए जरूरी सामान भी नहीं था, ह्यू ने सांप को कच्चा ही खा लिया। यह पता नहीं है कि वह जंगल में कितने समय तक अचल और स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी हालत सुधरती गई उसे एहसास हुआ कि उसे एक योजना बनानी होगी। टूटी हुई टांग के साथ खड़ा होना नामुमकिन था, लेकिन उसे किसी भी तरह फोर्ट कियोवा वापस जाना था, भले ही उसे पूरा रास्ता घिसटते हुए ही क्यों न जाना पड़े। समस्या यह थी कि फोर्ट कियोवा कम से कम 200 मील या 320 किलोमीटर दूर था। ह्यू की वापसी की कई कथाएं हैं। एक के अनुसार उसने अपनी टूटी टांग खुद जोड़ी और घिसटते हुए किले की ओर बढ़ा। फिर वह खड़ा हुआ और बाकी रास्ता लंगड़ाते हुए तय कर 6 हफ्तों में फोर्ट कियोवा पहुंचा। एक अन्य संस्करण में उसने खुद को जंगल के बीच घसीटते हुए किसी भी तरह से जीवित रहने की कोशिश की, जिसमें भेड़ियों के झुंड को भैंस के शव से भगाना भी शामिल था, ताकि वह मांस खा सके और आगे की यात्रा के लिए मांस की पट्टियां सुखा सके। इस संस्करण में एक समय ऐसा भी आया जब उसे स्यू जनजाति के सदस्यों ने ढूंढ लिया, जिन्होंने फिर ह्यू की देखभाल की और उसे फोर्ट कियोवा तक पहुंचाया। किला में कुछ समय बिताने के बाद और जब ह्यू पूरी तरह से स्वस्थ और आराम कर चुका था तो उसने अपने लिए कुछ कपड़े और एक राइफल जुटाई, ताकि वह जंगल में वापस जाकर एशले पार्टी से फिर से मिल सके। जॉन और जिम द्वारा छोड़े जाने को ह्यू ने लगभग लूटे जाने जैसा महसूस किया, इसलिए उसने ठान लिया कि वह उन्हें ढूंढ निकालेगा और अपने फैसले पर पछताने के लिए मजबूर करेगा। निकलते समय किले में ह्यू कुछ फ्रेंच कनाडाई व्यापारियों से मिला जो येलोस्टोन नदी की ओर जा रहे थे। जॉन और जिम से मिलने की उम्मीद में वह उनके साथ हो लिया। वे 6 हफ्ते शांति से नाव चलाते रहे। फिर अरिकारा ने दोबारा हमला कर दिया। ह्यू और व्यापारी उस समय सूखी जमीन पर थे और नदी के किनारे बिखरे हुए थे जब हमला शुरू हुआ, और समूह इतनी बुरी तरह से चौंक गया कि केवल एक व्यापारी ही जीवित बच पाया। बिल्कुल, ह्यू भी बच गया और ऐसा माना जाता है कि हमले के समय वह नदी के किनारे से दूर शिकार कर रहा था। इसके बाद एक बार फिर ह्यू दूर दराज के जंगल में पूरी तरह अकेला रह गया, लेकिन इस बार वह कम से कम तैयार था। असल में उसके मन में पीछे हटने का एक भी विचार नहीं आया और ह्यू ने आगे बढ़ना जारी रखा, भले ही सर्दी शुरू हो गई थी। नए साल की पूर्व संध्या पर ह्यू उस जगह पहुंचा जहां बिघोर्न नदी येलोस्टोन नदी से मिलती है, और ठीक वहीं उसे एशले का दल मिल गया। जब वह जंगल से बाहर निकला तो दल में बचे हुए लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यह किसी भूत को देखने जैसा था। जॉन और जिम ने उन्हें बताया था कि ह्यू मर चुका है और अब वह उनके सामने सीधा उनकी ओर आ रहा था। हालांकि जब वह उनके पास पहुंचा तो साफ था कि वह औपचारिकताओं के मूड में नहीं था। वह जॉन और जिम को चाहता था, और वह भी तुरंत। जैसा कि पता चला, जॉन ने ह्यू को छोड़ने के थोड़े समय बाद ही दल छोड़ दिया था और सेना में भर्ती हो गया था। हालांकि जिम अभी भी एशले पार्टी के साथ था और ह्यू ने उसे देख लिया। इसके बाद ह्यू उसे मारने के इरादे से जिम की ओर बढ़ा, लेकिन उसे घिरा देख ह्यू ने अपनी राइफल झुका दी। उसे लगा कि जिम बस एक बच्चा है और शायद जॉन ने ही उस पर असर डाला था जब वे उसे अकेला छोड़ गए थे। इसके अलावा जिम ह्यू से बेहद माफी मांग रहा था, जबकि वह गोली लगने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। इसलिए इसके बजाय ह्यू ने जिम पर चिल्लाया, लेकिन अंततः उसकी जान बख्श दी। इसके बाद अगला मुद्दा राइफल का था, लेकिन जिम ने समझाया कि वह उसके पास नहीं है। जॉन उसे अपने साथ ले गया था जब वह सेना में शामिल हुआ था। उनकी मुठभेड़ के बाद ह्यू फिर से एशले अभियान के सदस्य के रूप में शामिल हो गया और अगले साल मार्च से ठीक पहले एंड्रयू ने ह्यू और 4 अन्य लोगों को अब के नेब्रास्का में फोर्ट एटकिंसन डाक पहुंचाने के लिए भेजा।
एक बार जब डाक किले पर पहुंचा दी गई तो ह्यू को आदेश दिया गया कि वह सेंट लुइस तक जाए और अभियान के वित्तदाताओं को पार्टी के नए स्थान बिग हॉर्न और येलोस्टोन फोर्क की सूचना दे। जब यात्रा शुरू हुई तो ह्यू ने भैंस की हड्डियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिनका इस्तेमाल बुल बोट्स बनाने के लिए किया जा सकता था ताकि पानी के रास्ते यात्रा की जा सके। नदी के रास्ते यात्रा करना पैदल चलने से तेज होता, इसलिए ह्यू ने भैंस की बड़ी हड्डियों का इस्तेमाल करके एक ढांचा बनाया और उस पर जानवर की खाल तान दी, जिससे एक छोटा जलरोधक नाव तैयार हो गया। जब नावें तैयार हो गईं, तो वे लोग उत्तरी प्लेट नदी में उतर गए और जैसा कि उम्मीद थी, वे पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक दूरी तय कर रहे थे। यात्रा तब तक जारी रही जब तक वे एक अरिकारा गांव पर नहीं पहुंच गए, जो इस बिंदु पर लगभग अनिवार्य ही था। एक कहानी कहती है कि उन पर लगभग तुरंत ही हमला हो गया था, जबकि दूसरी कहानी के अनुसार जनजाति के मुखिया ने उनका गांव में स्वागत किया, जो कि एक रणनीति थी जिसे ह्यू पहले भी देख चुके थे। यह स्पष्ट नहीं है कि वे एक दूसरे के परिचित कैसे बने, लेकिन इस संस्करण में मुखिया ह्यू को जानते थे या उनके बारे में जानते थे और उन्हें धूम्रपान के लिए आमंत्रित किया। लेकिन फिर मुखिया के साथ रहते हुए ह्यू ने देखा कि बाकी जनजाति के सदस्य उनकी नाव से सामान चुरा रहे थे। जब ह्यू फिर से खड़े हुए तो अरिकारा ने हमला शुरू कर दिया और दल के 5 में से 2 लोग मारे गए। ह्यू और 2 अन्य लोग नदी में कूदकर भाग निकले, लेकिन इस अफरा तफरी में वह राइफल गिरा बैठे जो उन्हें फोर्ट कियोवा से मिली थी। तो एक बार फिर अकेले और बिना हथियार के ह्यू ने फोर्ट एटकिंसन तक 400 मील और सफर जारी रखा। जैसा कि कई बार पहले हुआ था, ह्यू ने यह लंबा सफर पैदल ही तय किया और जब वह पहुंचे तो उन्हें पता चला कि फोर्ट एटकिंसन वही जगह है जहां जॉन सेना में तैनात था। कहानी के बाकी हिस्सों की तरह आगे क्या हुआ, इसके भी 2 संस्करण हैं, लेकिन दोनों में जॉन जीवित ही रहा। पहले संस्करण में ह्यू और उसकी बेहद चाही गई बदला लेने की इच्छा के बीच एक बड़ी बाधा थी। संयुक्त राज्य सेना के किले में एक अमेरिकी सैनिक की हत्या करने का एक ही नतीजा था और वह था ह्यू की फांसी। इसलिए इसके बजाय किले से सेंट लुइस के लिए रवाना होने से पहले ह्यू ने जॉन से कहा कि जब वह आखिरकार सेना छोड़ देगा तो ह्यू उसे मारने के लिए उसका इंतजार करेगा। एक अन्य विवरण में ह्यू ने जॉन को भी वैसे ही माफ कर दिया जैसे उसने जिम को किया था और कोई विदाई की धमकी नहीं दी। दोनों संस्करणों में एक सेना के कप्तान जॉन के बंक से ह्यू की राइफल लेकर उसे उसके असली मालिक को लौटा देते हैं। यहीं पर ह्यू ग्लास की कथा समाप्त होती है और अगली बार उनका जिक्र 1833 में मिलता है। एक फॉर ट्रेडिंग अभियान के दौरान ह्यू की किस्मत आखिरकार जवाब दे गई जब अरिकारा ने हमला किया और वह अपने 2 साथियों के साथ मारे गए और उनकी खोपड़ी उतार ली गई। ऐसा माना जाता है कि उस समय ह्यू की उम्र लगभग 50 साल रही होगी और उन्हें एक बिना नाम की कब्र में दफनाया गया था, बिग हॉर्न मोंटाना के आसपास। तो दोहराते हुए हमें पता है कि ह्यू ग्लास वाकई मौजूद थे और उन पर एक भालू ने हमला किया था, लेकिन इसके अलावा कहानी का बाकी हिस्सा इतना निश्चित नहीं है। एक तरफ कोई व्यक्ति उतना ही मजबूत और भाग्यशाली हो सकता था जितने कि वे थे, तमाम मुश्किलों के बावजूद जिंदा बचना और कई बार निश्चित मौत से बच निकलना। लेकिन यह भी संभव है कि उनकी कहानी के कई हिस्से समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हों, बदल दिए गए हों या फिर 2 सदियों में बस भुला दिए गए हों। किसी भी हाल में देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई कहानी का सुझाव है तो कृपया उसे विवरण में दिए गए फॉर्म के माध्यम से भेजें और उम्मीद है कि मैं आपको अगली बार फिर मिलूंगा।